नेस्कैफे के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इंस्टेंट कॉफी मैन्युफैक्चरर है सीसीएल प्रोडक्ट, जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी आज 76,000 मेट्रिक टन की है। दैट इज ओवर 8% ऑफ ग्लोबल कैपेसिटी। स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग हर सेकंड 1000 कप से ज्यादा सीसीएल प्रोडक्ट्स की कॉफी कंज्यूम हो रही है। आइए जानते हैं आज इस 90 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने वाली इंडियन कंपनी को थोड़ा डिटेल में। इस वीडियो में हम जानेंगे थोड़ा कॉफी इंडस्ट्री के बारे में, फिर देखेंगे सीसीएल के बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल्स, आगे चल के क्या ग्रोथ ट्रिगर्स और रिस्क है कंपनी में, फाइनली मैं क्या सोच रहा हूँ इस कंपनी के बारे में वो भी बताऊंगा। ब्रॉडर लेवल पे कॉफी इंडस्ट्री ना सिर्फ दो पार्ट में डिवाइडेड है, रोस्टेड कॉफी और इंस्टेंट कॉफी। रोस्टेड कॉफी मतलब रोस्ट किए हुए होल बीन्स या फिर ग्राइंडेड बीन्स ऑफ कॉफी। आपने देखा ही होगा अगर आपके कोई हार्ड कोर कॉफी लवर दोस्त है तो कि वो जाके इस टाइप के बीन्स लेके आता है और घर पे ही अपना कॉफी बनाता है। लाइक उसके पास कोई इधर कॉफी मेकिंग मशीन होती है या फिर उसके पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट होता है जिससे वो कॉफी ब्रू करता है या फनलिंग करता है। उस हिसाब से वो घर के अंदर वो पूरा एक आर्टिस्टिक वे में अपना कॉफी बनाता है। दैट इज द रोस्टेड कॉफी। इंस्टेंट कॉफी है वही कि भाई सिंपल काटो घोलो पी लो टाइप। नेस्कैफे लाते हो आप, नेस्कैफे का पैकेट उसको काटते हो फिर पानी में घोल के पी लेते हो। दैट इज इंस्टेंट कॉफी। रोस्टेड कॉफी जनरली टेस्ट मच बेटर, बट द थिंग इज कि उसको रोस्टिंग के 7 या 15 दिन के अंदर ही कंज्यूम करने होते हैं, अदरवाइज उसका एरोमा निकल जाता है। एंड दैट इज व्हाई द शेल्फ लाइफ ऑफ रोस्टेड कॉफीज आर मच लोअर देन द इंस्टेंट कॉफीज वेयर द शेल्फ लाइफ इज मच मोर हायर, क्योंकि ये फैक्ट्री में प्रोसेस होता है, प्रॉपर प्रोसेसिंग से जाता है और बहुत सारी चीजें इससे मॉडिफाई किए जाते हैं, इसको इंस्टेंट सोल्यूबल बनाया जाता है। और कि लोग जनरली रोस्टेड ही प्रेफर करते हैं। अगर आप दुनिया में देखो तो 75% रोस्टेड ही कंज्यूम होता है, इंस्टेंट सिर्फ 25% है। और 25% भी ग्लोबल लेवल पे है। अगर आप यूएस में देखते हो तो वो सिर्फ 4% का है। खैर ये तो टाइप्स ऑफ कॉफी ड्रिंक की बात हो गई, बट कॉफी के बीन्स भी अलग होते हैं। बेसिकली दो डिफरेंट ब्रीड्स के कॉफी प्लांट्स होते हैं, रोबुस्टा और अराबिका। रोबुस्टा थोड़ा स्ट्रॉन्ग और बिटर होता है और उसमें कैफीन का लेवल भी हाई होता है, बट अराबिका काफी ज्यादा स्वीटर और सॉफ्टर टेस्ट करता है, कैफीन लेवल भी कम होते हैं उसके। दैट इज द रीजन कि अराबिका ज्यादातर रोस्टेड कॉफी में यूज होता है और रोबुस्टा यूज होता है इंस्टेंट में ज्यादातर है। ये मैंडेटरी नहीं है कि आप रोबुस्टा हमेशा इंस्टेंट में यूज करो और अराबिका हमेशा रोस्टेड में ही। और रोबुस्टा के प्लांट्स भी काफी टफ होते हैं, वो वेदर के फ्लक्चुएशंस को झेल लेते हैं, जबकि अराबिका के प्लांट्स थोड़े ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। आपने सुना होगा इस साल ब्राजील में कॉफी की प्रोडक्शन बहुत कम हो गई ड्यू टू वेदर इश्यूज, राइट? क्योंकि ब्राजील में अराबिका का ही प्रोडक्शन ज्यादा होता था, तो हीट वेव आई और उस प्लांट के तो फिर लग गए। और हाँ, अराबिका कॉस्टली भी बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट डबल कॉस्ट करता है रोबुस्टा से। अब इंडस्ट्री का एक और ओवरऑल लुक ले लेते हैं। करीब करीब $500 बिलियन की इंडस्ट्री है ये। 2 to 3% का केगर ही है। हालांकि जो इंस्टेंट कॉफी वाला मार्केट है उसमें केगर थोड़ा सा ज्यादा है, ग्रोथ थोड़ी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। इंस्टेंट कॉफी 25% ऑफ द ग्लोबल है एंड यूएस में 4% है। एंड रोस्टेड कॉफी हैज लेसर शेल्फ लाइफ, जैसा मैंने बताया था पहले कि भाई उसका एरोमा खत्म हो जाता है 7 या 15 दिन के बाद। सो दैट इज द रीजन रोस्टेड के केस में जो लोकल वेंडर्स है वो डोमिनेट करते हैं। दैट्स व्हाई बिग बिजनेस नहीं बन पाता है रोस्टेड कॉफी के अंदर, जबकि इंस्टेंट वाले में फैक्ट्री प्रोसेसिंग की जरूरत होती है और उसमें शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होता है, तो ब्रांडिंग वगैरह या सुपर मार्केट में पुश करना ज्यादा आसान होता है। इसी प्रोसेसिंग को ज्यादा बेटर तरीके से जानने के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल पे। सीसीएल प्रोडक्ट्स इन अ नटशेल इज नथिंग बट ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर, एटलीस्ट आज के डेट में। हालांकि अब कंपनी खुद के ब्रांड से B2C भी जाने की कोशिश कर रही है। एज ए कॉफी मैन्युफैक्चरर सीसीएल प्रोडक्ट सोर्सेस इट्स कॉफी फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड और उसके फैक्ट्रीज भी 3 अलग कंट्रीज में है, इंडिया, वियतनाम और स्विट्जरलैंड। सीसीएल प्रोडक्ट्स इंस्टेंट कॉफी सेगमेंट में ही काम करती है। कंपनी स्प्रे ड्राइड, फ्रीज ड्राइड, प्री मिक्स ऐसे अलग अलग टाइप के कॉफी प्रोडक्ट्स बनाती है और दुनिया भर के कस्टमर्स को सप्लाई करती है। और कंपनी लास्ट कुछ सालों से अपने खुद के प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। हालांकि रेवेन्यू में उसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 8% का ही है। कंपनी एक्सपोर्ट हैवी है, 90 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू ऑलमोस्ट 88% है और इंडिया में सिर्फ 12% ही रेवेन्यू बनता है। कंपनी के पास मेरे हिसाब से आज के डेट में 2 अमेजिंग मोड्स या स्ट्रेंथ है। पहला, इकोनॉमी ऑफ स्केल। कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी आज 76,000 मेट्रिक टन हो चुकी है और अगर आप नेस्ले को हटा देते हो तो कोई दूसरा और आसपास भी नहीं भटकता। कंपनी पूरे दुनिया भर से अपना रॉ मटेरियल सोर्स करती है, यानी कि कॉफी बीन सोर्स करती है, ग्रीन कॉफी सोर्स करती है और 3 अलग कंट्रीज में उसके फैक्ट्रीज लगे हुए हैं। 90 प्लस कंट्रीज में वो एक्सपोर्ट करती है। दिस टाइप ऑफ इकोनॉमी ऑफ स्केल हेल्प्स द कंपनी टू अचीव लो कॉस्ट प्रोडक्शन। सेकंड स्ट्रेंथ इज स्विचिंग कॉस्ट। मेकिंग द राइट ब्लेंड इज वेरी डिफिकल्ट। कॉफी लवर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा चूजी होते हैं और सेंसिटिव होते हैं अपने टेस्ट को लेकर, एंड सीसीएल हैज मास्टर्ड दिस ब्लेंडिंग। सो जो सीसीएल के क्लाइंट्स है वो ये रिस्क नहीं लेना चाहेंगे कि वो सीसीएल को छोड़ के किसी और से मैन्युफैक्चरिंग कराए और फिर टेस्ट में थोड़ा इधर उधर हो जाए और
उनके जो कस्टमर्स है आगे चल के वो लूज कर बैठे. So the clients won't just switch to some other company, which is a great strength. Now let's see whether the financials are also strong or not. Historically कंपनी का ROE ROC बहुत सही रहा है, हमेशा ही 18-20% के ऊपर ही रहा है. However लास्ट के कुछ सालों में वो थोड़ा सबड्यूड होगा, स्पेशली ROC तो ज्यादा ही सबड्यूड होगा क्योंकि केपेक्स चल रहा है और वो केपेक्स फंडेड बाय डेट है. सो इसकी वजह से डेट टू इक्विटी भी रिसेंटली थोड़ा हाई अप हो चुका है, 1 तक पहुंच चुका है ऑलमोस्ट. और CFO टू पैट हिस्टोरिकली बहुत सही रहा था, बट लास्ट के 5 सालों में वो थोड़ा नीचे आ चुका है, मोस्टली बिकॉज ऑफ B2C पुश. एनीवेज अभी कैपेसिटीज लाइव आने स्टार्ट हो चुके हैं, तो होपफुली ऑल दीज रेशियोज विल इंप्रूव एंड गो बैक टू देयर प्रीवियस लेवल्स. अब बात कर लेते हैं थोड़ा फ्यूचर की, ग्रोथ और रिस्क की. So company has recently almost doubled their capacity from around 35,000 metric ton to 76,000 metric ton right now. और contract manufacturer है तो linear growth होगा, कैपेसिटी डबल हो गया तो इवेंचुअली सेल्स भी डबल हो जाएंगे. कंपनी ने बोला है कि ऑलमोस्ट 2027 तक वो फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ जाएंगे, सो मतलब सेल्स वहां पे डबल हो सकता है. कंपनी इज ऑल्सो ट्राइंग टू गेट मोर क्लाइंट्स एंड ग्रैब मार्केट शेयर. Climate change. Well, that's a hypothetical scenario, but ये अराबिका प्लांट्स ज्यादा वेदर टॉलरेंट ना होने की वजह से जैसे जैसे दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो वो प्लांट शायद उतने अच्छे प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी और दुनिया शायद रोबुस्टा की तरफ ज्यादा मूव करेगी. तो मे बी आगे चल के इंस्टेंट कॉफी ज्यादा फेमस हो सकता है. नेक्स्ट ग्रोथ ट्रिगर विच इज प्रॉब्ली द बिगेस्ट ग्रोथ ट्रिगर इज द B2C पुश. अगर कंपनी आगे चल के B2C में अपनी खुद के ब्रांड बिल्डिंग में अच्छा कर लेती है, देन दिस स्टॉक विल हैव अ वेरी हाई रन. दैट इज बिकॉज द कंपनी विल गेट द वैल्यूएशन ऑफ FMCG कंपनी एट दैट पॉइंट इन टाइम. Company has targeted 50% revenue contribution from this B2C segment in the next 10 years. And India as a coffee market is growing much faster than the other markets. This is what Nescafe people have said, that their fastest growing market currently is India. And another small growth trigger can be the packaging business, क्योंकि CCL ने अभी खुद का पैकेजिंग यूनिट भी सेटअप किया है क्योंकि उनको खुद के B2C बिजनेस करने हैं. सो उनके जो अदर कस्टमर्स हैं उनको भी अगर वो पैकेज्ड प्रोडक्ट ज्यादा बेचते हैं तो वहां से उनकी रेवेन्यू इंप्रूवमेंट हो सकती है. बिगेस्ट रिस्क इन द कंपनी इज द डेट funded capex. If the business doesn't make enough cash, then it will be a problem to repay the debt. The next risk, which I personally feel is the biggest risk, is B2C is a completely different game. Although both are कॉफी मेकिंग, द B2B बिजनेस एंड द B2C बिजनेस, बट B2C में आ जाता है कि भाई इन्वेंट्री मैनेज करो दूसरों के लिए, इन्वेंट्री पुश करो, फिर वहां पे जाके मार्केटिंग करो, अपना ब्रांड एस्टेब्लिश करो, विच इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग फ्रॉम व्हाट दे आर करेंटली डूइंग. सो हाउ गुड दिस विल प्ले आउट, वी नीड टू सी. थर्ड रिस्क इज कॉफी प्राइस फ्लक्चुएशन. 60% से ज्यादा कॉफी दुनिया में अराबिका है और अराबिका इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर. सो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो कॉफी प्रोडक्शन में भी इश्यूज आ रहे हैं. This is leading to more coffee price fluctuations. Competition in B2C is insane. जैसा कि आपने देखा ही होगा, आप कहीं पे भी जाते हो आजकल नए नए ब्रांड्स आ रहे हैं, कैफेज आ रहे हैं और वो कैफे अपने खुद के ही कॉफी सेल करने की कोशिश कर रहे हैं. कॉफी मेकिंग मशीन आ रहे हैं जो कि घर पे इंस्टॉल हो जाते हैं. तो इन सब चीजों की वजह से कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है B2C सेगमेंट के अंदर. सो कंपनी को शायद B2C ग्रो करने में काफी दिक्कतें आ सकती है. एंड फाइनली व्हाट आई फील अबाउट द बिजनेस, आई थिंक द बिजनेस इज वेरी सिमिलर टू वेयर रिलायंस वाज इन 2017. सो रिलायंस पहले बस एक ऑयल प्रोसेसिंग कंपनी थी एंड दैट ऑयल प्रोसेसिंग बिजनेस वाज देयर कैश काउ इन अ वे. जैसे कि आज के डेट में CCL का वो जो B2B वाला बिजनेस है, दैट इज ऑल्सो अ कैश काउ, राइट? एंड इट इज ट्राइंग टू बी इन द B2C सेगमेंट टुडे. जैसा कि रिलायंस रिटेल में आ रहा था या फिर जियो में आ रहा था. रिलायंस का भी डेट फंडेड केपेक्स था, इनका भी डेट फंडेड केपेक्स है. तो मेरे हिसाब से ये वाला स्टॉक बहुत हाई रिटर्न तभी देगा अगर B2C सक्सेसफुल हुआ. तो B2C अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो उसका जो दूसरा वाला बिजनेस है वो नॉर्मल ग्रोथ ही दिखाएगा और स्टॉक प्राइस भी उसी को चेस करेगा बस. और आज के डेट में ऑनेस्टली मैं उतना कन्विंस नहीं हूं उनके B2C बिजनेस को लेकर, क्योंकि मुझे उस पे विनिंग पॉइंटर्स नहीं दिख रहे हैं. आई डोंट नो व्हाई देयर B2C शुड विन, व्हाई देयर कॉफी शुड विन. मे बी आई एम ऑल्सो नॉट दैट गुड इवेल्युएटर बिकॉज आई एम नॉट अ कॉफी लवर. बट जितना कि मैंने दूसरों से फीडबैक लिया है, दे गिव सो फीडबैक फॉर दिस कॉन्टिनेंटल कॉफी एंड नॉट समथिंग वेरी रियली अमेजिंग. कॉम्पिटिशन इतना हाई है और फंडेड कॉम्पिटिशन है. द ब्लू टोकाई एंड ऑल दीज प्लेयर्स, दे आर फंडेड. एटलीस्ट एट दिस मोमेंट आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि उनका B2C सेगमेंट सही में बहुत ज्यादा ग्रो कर पाएगा. I could be wrong, and that's why I need to monitor a few things like their B2C growth, their B2C profitability, how the debt is being repaid, and also a bit of Indian market dynamics. मेरे व्यूज मेरे पर्सनल व्यूज है, आप प्लीज इससे इन्फ्लुएंस मत होइए. ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है. आपको कोई भी डिसीजन लेना हो, आपका खुद का रिसर्च आप खुद करें या फिर आप कोई स्टॉक एडवाइजर से सलाह लें. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज कंसिडर टू सब्सक्राइब.